Assalamu alaikum. Hope you all are fine. And today's our topic of discussion is the origin of the psychological testing. So start with the name of Allah. सबसे पहले हम देखेंगे कि जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग था उसका ओरिजिन मीन्स उसको किस तरह से ओरिजिनेट किया गया, उसका आगाज़ कहाँ से कब और किस तरह से हुआ। तो अगर हम 100 साल या 100 सदियाँ पीछे की तरफ मूव करें तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो टेस्टिंग का आगाज़ हुआ और वो किन पॉइंट की बेस पे उसको मखूज़ किया गया और क्या ऐसी ज़रूरत थी कि हम इसको टेस्टिंग वे में लेके चलते हैं। तो हमारी जो मोटर स्किल्स हैं और हमारी जो सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगी। और थर्ड वन इज़ द रिएक्शन टाइम मीन्स कि किसी सिचुएशन में हम किस तरह से बिहेव करते हैं, मीन्स कि हमारा फाइट और फ्लाइट जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह से वर्किंग करता है, हमने किसी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है और सेंसरी तौर पर हमने किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करना है अपने तरफ आने वाले स्टिमुलस को और अपनी तरफ से जाने वाले जो स्टिमुलस हैं उनको हम सेंसरी तौर पर किस तरह से लेके चलते हैं। इन सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग है उसको एक प्रॉपर वे में लेके चलें। तो सबसे पहले जो थे गार्डन, उन्होंने एक बैटरी ऑफ द टेस्ट जो था उसको इंट्रोड्यूस करवाया, एक बनाया उन्होंने, ताकि उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉडिफिकेशन होती रही, न्यू टर्म जो थी वो ऐड हुई। लेकिन सबसे पहले जो वर्किंग की वो फ्रांसिस गाल्टन ने की, उन्होंने एक बैटरी ऑफ टेस्ट जो था उसको इन्वेंट किया। रुडिमेंट्री फॉर्म ऑफ द टेस्टिंग इन चाइना। अच्छा जी, 2200 BC में हमें चाइना में जो था किस तरह से लेके चले टेस्टिंग को और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी हमें वहाँ पे भी। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे चाइना का एक रूल था कि वो अपने एम्प्लॉयर जो थे और उनका जो शहनशाही सिस्टम था, वहाँ पे वो अपने जो एम्प्लॉय थे वहाँ उनकी मेंटेलिटी को भी मेंटेन रखा जाता था। मीन्स के उनको फ्रेश लुक जो थी, उनका रिस्पॉन्स जो था वो एक्टिवली होना चाहिए था। उनकी मोटर जो स्किल्स थी वो एब्रप्ट होनी चाहिए। एब्रप्ट मीन्स कि अगर उन्हें कुछ हुक्म दिया जाता था या कुछ ऑर्डर किया जा रहा था, वो उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स करते, बजाय इसके कि वो थोड़ा-सा टाइम वेस्ट करें, उसको बात को समझने में, उसके रिस्पॉन्स में और उसके स्टिमुलस जो रिएक्शन टाइम है उसके अकॉर्डिंग। तो टेस्टिंग जो थी, उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी भी है और होती जा रही है, ताकि हमें पता चले कि कोई परेशान है तो उसमें जो डिले रिस्पॉन्स है वो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। अगर कोई प्रॉपर वे में बोल नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, तो उसमें भी क्या सीन है, क्योंकि उनकी रियाया या उनकी जो वर्किंग सिस्टम है वहाँ पे इफ़ेक्ट जो था उन्होंने देखा और उन्होंने इसको एक प्रॉपर वे में लेके चलने का सोचा। फिर उन्होंने एक टेस्ट जो थी, ये बैटरी टेस्ट कह लें या जो उनके अकॉर्डिंग उनके एरा में टेस्ट यूज़ किए जाते थे। एक वक़्त ऐसा आया, उन्होंने इतनी स्क्रीनिंग की कि उन टेस्ट का भी उनकी कॉम पे या उनके एम्प्लॉयी जो थे या उनके जो हम अगर पेशेंट कह लें या क्लाइंट कह लें, उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं था। मीन कितना रिपीटेडली उन्होंने उसको यूज़ किया और उसके इफ़ेक्ट जो थे वो उसको बरकरार नहीं रख पाए। फिजियोजिनोमी और फिर फ्रीनोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी में क्या उसका सीन है। अच्छा जी, फिजियोजिनोमी जो है उसको हमने लिया हुआ है कि वो एक ऐसा इशारा है, एक ऐसा नोशन है जिससे हम किसी भी शख्स के इनर करेक्टर जो है उसकी हम जज कर सकते हैं। आप इनसाइट कह लें, ठीक है। इनसाइट के थ्रू हम उसकी अपीयरेंस और उसका जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं या रिस्पॉन्स है किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको पॉइंट आउट या उसको हम जज कर सकते हैं, हम उसका पता लगवा सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मेंटेलिटी मीन्स कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे एक्सप्रेशंस भी वैसे ही होंगे। तो फिजियोजिनोमी, फिजियो मीन्स के फिजिकली एक्सप्रेशन को हम देख रहे हैं और जिनोमी मीन्स के इंटरनल जो भी हमारे कैरेक्टर होंगे या फीलिंग होंगी उसके अकॉर्डिंग। अच्छा जी, ये सबसे पहली फॉर्म थी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में जिसको हमने फिजियोजिनोमी का नाम दिया। फिजियोजिनोमी को बहुत अबूर हासिल हुआ एट अ टाइम जब इसको इनिशियली इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्योंकि इससे हम इंटरनल जो फीलिंग्स थी या करेक्टर्स थे उसको जज कर रहे थे, पॉइंट आउट भी हो रहे थे। तो इसका बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट रहा। अच्छा, फिजियोजिनोमी जो था उसको 4th सेंचुरी, चौथी सदी तक उसको बड़ा वो लेके चलते रहे हैं। उसके बाद जो था, जब ये टाइम गुजर गया तो उसमें भी हमें कुछ लेकिंग्स नज़र आने लगी। फिजियोनॉमी जो था उसको स्पेशलाइज्ड जो फॉर्म थी ना उसको क्वेकरी तौर पर यही नाम दिया गया, फ्रीनोलॉजी।
अब फिजियोजिनोमी को फ्रीनोलॉजी तक का सफ़र क्यों और किस तरह से करना पड़ा। फिजियोजिनोमी में हम जस्ट इंटरनल फीलिंग्स आप कह लें या करेक्टर के अकॉर्डिंग फेशियल एक्सप्रेशन को मेजर कर रहे थे, लेकिन फ्रीनोलॉजी जो था वो था रीडिंग बम्स ऑन द हेड। फ्रीनोलॉजी फ्रेनियल नर्व जो होती है हमारी, ये इसके अकॉर्डिंग आप कह लें कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है हमने उसको पॉइंट आउट करना था या उसको जज करना था। अच्छा जी, जब फाउंडिंग ऑफ द फ्रीनोलॉजी उसको हम किस तरह से लेके चले। अच्छा जी, उसको जोसेफ जो गाल थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए। उन्हें लगा कि अब हमें इमोशंस के साथ साथ हमारे ब्रेन में जो चल रही हैं, जो वर्किंग पार्ट्स हैं, उनको हमें जज करना चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी जो है उसको टेस्ट कर सकें। उसने बहुत सारा आर्ग्यू किया कि हमारा जो ब्रेन है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे सेंटिमेंट और हमारी जो फैकल्टीज़ हैं जो कि एट अ टाइम हमें बताते हैं कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, हम किस सिचुएशन में मूव कर सकते हैं या नहीं मूव कर सकते हैं, हम आगे जा रहे हैं या पीछे की तरफ बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा सीन जो था हमने फ्रेनोलॉजी में उसको डिस्कस किया। उसने इस तरह से उसको डिफेंड किया कि हमारी जो स्किल्स हैं किसी भी शख्स में, वो उसका जो दिमाग है वो उससे पता चलेगा कि वो ब्रेन जो है, ब्रेन एरिया जो है वो कितना शार्प है, वो कितना एक्टिवली उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने बताया कि एक मशीन जो थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि मेजर करी थी हमारी फ्रीनोलॉजी। वो मशीन की वर्किंग से हमें पता चल रहा था कि हमारे ब्रेन के एक्टिव जो पार्ट्स हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और इस मशीन को और इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया गया 1931 में। द ब्रेथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एरा ऑफ टेस्टिंग। ब्रेथ इंस्ट्रूमेंट मीन्स के अब ये ज़बानी कलामी जो था इसको छोड़ के एक आप बेसिकली जो ब्रेस्ट ड्रम है वो पीतल को रिप्रेजेंट करता है, हमारी एक दांत है। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को बनाना शुरू कर दिया, मीन्स के मैकेनिकली इस फील्ड में लाई करना शुरू किया। 18वीं सदी थी उसके तकरीबन आप एंड कह लें। तो ये जो टर्म थी हमारे यूरोप में, वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसके ऊपर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने वर्किंग स्टार्ट की। उन्होंने बताया कि हम ह्यूमन मीन्स के इंसान की जो एबिलिटीज़ हैं उसको हम लैब में मशीनरी के थ्रू भी टेस्ट कर सकते हैं, और हम देखते हैं कि उसमें कितनी एबिलिटी है कि वो उसको रेप्लिकेशन मीन्स के उस अपने बिहेवियर को रिपीट भी कर सके। और अगर रेप्लिकेशन मीन्स की इम्प्रूवमेंट भी आप कह सकते हैं कि विद द पैसा, अगर पहले हमें कुछ ऐसा हुआ कि हम प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए या पिक नहीं किया नॉलेज को, हम उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम रेपिटेशन के थ्रू हम उसको चेंज कर रहे हैं, रेप्लिकेट भी कर रहे हैं, इम्प्रूव भी कर रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो टर्म थी हमारी ब्रेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन में लाई कर रही थी, जिसमें हमारी सेंसरी वर्किंग बहुत इफेक्टिवली वर्क कर रही थी, काउंट भी हो रही थी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमने जो था ब्रेस्ट इंस्ट्रूमेंट उसको हमने मेजर किया सेंसरी थ्रेशोल्ड के लिए। मींस कि एक नीडल के थ्रू या कुछ डिवाइसेस के थ्रू हम थोड़ा प्रेशराइज करते थे स्किन को या किसी भी बॉडी पार्ट को जहाँ हमें ज़रूरत होती थी। हम देखते थे कि एक स्पेसिफिक टाइम तक जो है हम उस प्रेशर को महसूस करते हैं। अगर उस प्रेशर को विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ कर दिया जाए तो उसका जो इफ़ेक्ट है हम फ़ील नहीं कर पाते हैं। मीन्स कि आपके बॉडी को पेन या जो दर्द है उसको सहने का इतना स्टेमिना बढ़ चुका होता है, या आप उस लेवल से गुज़र चुके होते हैं कि आपको वो दर्द का जो एहसास है वो महसूस ही नहीं होता। तो आपका जो सेंसिटिव थ्रेशोल्ड है उसको हमने ब्रेथ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो था मेजर किया। ऑब्वियसली अगर आपको पेन हो रहा है या किसी भी चीज़ के थ्रू प्रेशराइज़ किया जा रहा है तो आपका रिएक्शन टाइम मीन्स कि आप कितनी देर तक उस दर्द को, उस हालत को महसूस कर सकते हैं और उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं और आपकी ज़हानत है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करे, किस तरह से आप उसको इंटेलेक्चुअली बिहेव करेंगे। और जब आप इंटेलेक्चुअली बिहेव करेंगे तो आपका जो है वो उसको अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी इंटेलिजेंस पे। साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग है वो 1879 में लिप्जिग में इंट्रोड्यूस करवाई गई, जो कि विलियम वुंड ने वर्किंग की थी। ही बिलीव्ड दैट द स्पीड ऑफ द थॉट मीन्स कि आपका जो भी सोचने का प्रोसीजर है कितनी स्पीड से, कितने अच्छे तरीके से हम किस सिचुएशन में या किसी भी इस तरह के प्रेशराइज या थ्रेश होल्ड इन्वायरमेंट में वर्किंग करते हैं, उसको हम पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करता है। उसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बेसिस पे भी डिफरेंटली मेजर करते हैं। अच्छा जी, गाल्टन एंड द फर्स्ट बैटरी ऑफ द मेंटल टेस्ट।
गाल्टन ने जो था हमें पता है कि हमने इनिशियली पढ़ा कि फर्स्ट बैटरी जो थी वो टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, वो उसके मेजरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था, बहुत ज़्यादा वर्किंग की, क्योंकि इनिशियली किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो उसमें वर्किंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। गाल्टन ने बताया कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बल्कि वो ऑब्जेक्टिवली मैयर भी उसको किया जा सकता है। मीन्स के ज़रूरी है कि हर इंसान डिफरेंट महसूस करे, डिफरेंट तरीके से बिहेव करे, लेकिन उसका जो है इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा, उसकी सिचुएशन में है क्या इन्वायरमेंट है, टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी उसके रिस्पॉन्स टाइम में। गार्टन कंटिन्यू द ट्रेडिशन ऑफ द ब्रेस इंस्ट्रूमेंट। गार्टन जो था उसने फिर ब्रेस इंस्ट्रूमेंट को लेके चला। पहले तो वर्बली जो था वो ज़ुबानी कलामी वाला सीन था कि आपने एक टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्रेस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसमें इम्प्रूवमेंट लाई गई, और उसके जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस है उसको बताया गया कि अगर इस इंस्ट्रूमेंट को इस मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाए तो उसका इफेक्टिविटी किस तरह से इन्हांस करेगी आपके रिस्पॉन्स टाइम को और सेंसर थ्रेशोल्ड को। बहुत सारे साल इसी तरह से गुजरे कि वो ब्रेस इंस्ट्रूमेंट को सेम एज इट इज़ जो था फर्स्टली इंट्रोड्यूस करवाया गया उसी तरह से यूज़ किया, लेकिन उसके साथ साथ जो टेस्ट है उसके मेजरमेंट थे उन दोनों को भी फिजिकली और बिहेवियरल डोमेन जो थी उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसमें उसको देखा गया कि फिजिकली अगर करवाए जा रहे हैं तो उस तरह से क्या इफेक्ट है, और उसका बिहेवियरल जो डोमेन है वो किस तरह से इफेक्ट करिए, आपकी कोग्निशन पे करिए, आपकी पर्सनैलिटी पे किस तरह से करिए। तो ये सारी टर्म थी जो कि उनके ऊपर वर्किंग की गई। उसके बाद जो आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं उनको डिवाइस किया गया, और उनका जो मीनिंग, उनकी स्कोरिंग जो थी उसको एक प्रॉपर वे में लेके गए कि इतना आपके पास स्कोर आएगा तो ये आपका मॉडरेट होगा, ये आपका फेयर होगा, ये आपका लाइट जो है इम्पेयरमेंट या आप उसको कॉज कह लें उसमें लाई कर रहे हैं। कैटल इम्पोर्ट्स ब्रेस इंस्ट्रूमेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। कैटल जो था वो सबसे पहले हमारे पास साइकोलॉजिस्ट कह लें या आप साइंटिस्ट कह लें, जिसने यूरोप में उसको सॉरी यूनाइटेड स्टेट जो थी उसमें इंट्रोड्यूस करवाए ब्रेस इंस्ट्रूमेंट को, और उनकी वर्किंग को देखते हुए उसने जो सेटिंग करनी थी वो उसकी कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पे उसने अराउंड अबाउट 26 ईयर्स जो थे वो वर्किंग की। ही वॉज मीन्स वो वहाँ पे एज अ डीन जो थे वो वर्किंग की, मीन्स उनकी अपनी यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ पे अनडिस्प्यूटेड डीन का जो रोल था वो बहुत अच्छा था। उसी अपनी रेपुटेशन को यूज़ करते हुए उन्होंने ब्रेस इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी वर्किंग जो थी यूनाइटेड स्टेट में भी स्टार्ट करवाई, और वहाँ के रहने वाले जो लोग थे उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी वर्किंग वो आइडेंटिफाई किया, उनको देखा, ऑब्जर्व किया कि ये किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, और उसके बाद इस सारी प्रोसेसिंग के बाद केटल जो थे उन्होंने एक टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि थी आपकी मेंटल टेस्ट। मीन्स के मेंटल टेस्टिंग के थ्रू हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उनको भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ही हमारे पास विस्लर आ जाते हैं। विस्लर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में वर्किंग इनकी थी, और उसको वो लेके चले, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वे में इंस्ट्रूमेंट जो थे उनको रीच आउट किया, ऑर्गेनाइज भी किया, कुछ इन्वेंट करवाए, कुछ प्रीवियसली यूज़ किए, ताकि बिहेवियरल जो जजमेंट है हमारे पास डोमेन है उसकी वर्किंग को अच्छे वे में हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएँ। 1905 में हमारे पास बाइनेट थे, जिन्होंने जो स्केल था एक इंट्रोड्यूस करवाया, और उसकी वर्किंग जो थी वो एक हमारी जहानत का जो टॉपिक था उन्होंने उसको टर्म को यूज़ किया, और उनकी जितनी वर्किंग थी वो उसको उसी वे में लेके चले कि हमारी जो इंटेलिजेंस है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, या सेम रहती है, या नेगेटिव या पॉजिटिव वे में अल्टर कर रही है। रेटिंग स्केल्स एंड द अदर रीजन्स। अच्छा जी, रेटिंग स्केल्स मीन्स के हमने जैसे प्रीवियसली बात की कि केटल जो थे उन्होंने उसको लेके चले, और उन्होंने उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज भी किया। ऑर्गेनाइज मीन्स कि उनकी जो रेटिंग थी फेयर, मॉडरेट, और ये वाली जो टर्मिनोलॉजीज थी अकॉर्डिंग टू स्कोरिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, और देखा कि उनकी वर्किंग किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी को प्रमोट भी कर रही है और आइडेंटिफाई कर रही है। अच्छा जी, उन्होंने क्वांटिफाइंग सब्जेक्टिव जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं उनको कई तरह से ऑब्जर्व किया।
क्वांटिफाइंग मीन्स कि हमारा जो चेंजिंग बिहेवियर है या अडेप्टिव बिहेवियर है उसमें कौन कौन सी क्वालिटी वाइज या हम क्वांटिटीज देखते हैं कि ये फैक्टर इंप्रूव हुआ, ये ड्रॉबैक की तरफ जा रहा है, ये हमारे पास पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं। तो उन्होंने उसको रेटिंग जो थी स्केल्स की उन्होंने यहाँ से स्टार्ट की कि हमारे पास अगर ये टर्म एक स्केल है, तो उसमें हम अगर 10 से 15 हमारे पास स्टेटमेंट हैं तो हर स्टेटमेंट का एक स्पेसिफिक मीनिंग था, उसको मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक हमारे पास टर्म थी और स्पेसिफिक ही उसकी स्कोरिंग होती है। तो उन सबको विद द पैसेज ऑफ टाइम और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो था वो उन्होंने लेके चले। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं जी गैलिंग की तरफ उन्होंने वापस मूव किया है। गैलिंग जो थे हमारे पास रोमन फिजिशियन थे दूसरी सदी में। अब जो रोमन हमारे पास फिजिशियन आ गए हैं गैलिन, उन्होंने सारा इस जो स्केल था, रेटिंग स्केल था, उसको ट्रेस्ड किया कि पहले अगर ये टर्म्स या इस तरह से कुछ भी यूज़ हो रहा था तो उसकी नेचर क्या थी, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग किस तरह से बिहेवियर था। तो बैक मूव करने के लिए उन्होंने उन टर्म्स को दोबारा से रिवाइज्ड किया और उसको रिलेट किया मॉडर्न टर्म्स के साथ। तो वो इस रेटिंग स्केल जो थे उनके साइकोलॉजिकल वेरिएबल को फाइंड आउट कर सके और साइकोलॉजिकल वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने साथ वर्क किया थॉमसिस। और ये सारा ड्यूरेशन या इरा जो था वो 1655 टू 1728 तक के दौरानिया में वो साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग की डिस्क्रिमिनेशन थी उसको साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स तक वो लेके कैसे कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि हमारी मेंटेलिटी पे, हमारी इंटेलिजेंस पे, हमारे सेंसिटिव थ्रेशोल्ड पे, हमारे बिहेवियरल डोमेन्स जो हैं उन पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं या उस बिहेवियर को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा जी, चेंजिंग कंसेप्शंस ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन। अच्छा जी, हमारी जो मेंटल रिटार्डेशन थी ना, उसमें बेसिकली यही कहा जाता था कि हमारी जो बिहेवियरल जो है ना उसमें हमारी इंटेलिजेंस इफ़ेक्ट करती है लेकिन हम उसको रिपेयर कर लेते हैं। मीन्स के कोई अगर हम ट्रॉमेटिक सिचुएशन को ले लें, फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हुई या एक्सीडेंट हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो रिपेयर हो जाती है। लेकिन उसके साथ अगर हम इसको देखें, रिटार्डेशन को देखें, तो ये एक ऐसा फैक्टर था जिसमें हमारी इंटेलिजेंस जो है उस तरह से रिपेयर नहीं हो रही है, उस तरह से वर्किंग नहीं कर रही है। तो ये चीज़ें थी जो कि इम्पेक्ट कर रही थी और बहुत ज़्यादा इन्होंने डेवलपमेंटल जो थी हमारी कंटिन्यूटी उसको रिप्रेजेंट किया कि अगर हमारी इंटेलिजेंस रिपेयर नहीं होगी रिटार्डेशन में तो हमारी डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होगी, डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होगी तो हमारा जो है रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहेगा, हम फर्दर जो है फ्यूचर में अच्छे वे में मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा जो सीन था ये हमारे पर 18 जो सेंचुरी है वहाँ से उन्होंने वर्किंग और डिस्क्रिमिनेशन जो थी इन दोनों में स्टार्ट की। और उन्होंने देखा कि ह्यूमनिज़्म जो थे उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इन्फ्लुएंस है सोशल प्रैक्टिसेस। मीन्स कि अगर कोई हमारे पास मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड कह लें या अडल्ट कह लें एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी जो सोशल प्रैक्टिस है वो भी वैसी नहीं रहेगी। दूसरे इंडिविजुअल्स जो हैं जैसे वर्किंग कर रहे हैं उनका वर्किंग क्राइटेरिया भी वैसा नहीं, क्यों वैसा नहीं रहता, क्योंकि उनकी डेवलपमेंटल जो है चेंजेस या कंटिन्यूटी वो वैसे वर्किंग नहीं कर रही है, वो चीज़ों को वैसे परसीव नहीं करें। जब आपके पास डेवलपमेंटल ग्रोथ नहीं होगी, आपका ब्रेन प्रॉपरली विद द पैसेज ऑफ टाइम भरेगा नहीं, उस चीज़ों को पिक नहीं करेगा, तो हमारी जो सोशल इंटरेक्शंस हैं या सोशल प्रैक्टिसेस हैं वो वर्किंग में नहीं आएंगी। और उन्होंने इसको मेंटल डिसेबिलिटी से रिलेट कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास ह्यूमनिज़्म में आते हैं वो है जी उन्होंने मेंटल रेमिडिएशन ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन जो था इसको डायग्नोस करना शुरू किया। मीन्स के मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास इंटेलेक्चुअल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था, डिस्टॉर्शन आप कह लें, लेकिन हम उसको सिचुएशनल बेसिस पे रिपेयर कर रहे थे, हम उसमें इम्प्रूवमेंट देख रहे थे। लेकिन हमारे पास रिटार्डेशन में कोई इम्प्रूवमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। इन दोनों पॉइंट्स के डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखे हुए जो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई गई वो टर्म थी हमारे पास डायग्नोसिस एंड रेमिडिएशन ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन। मीन्स कि अब उन्होंने फाइंड आउट करना क्या कि किसको जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और किसको हमारे पास एमआर जो क्राइटेरिया है मीन्स के मेंटल रिटार्डेशन जो है उसमें हम उसको एग्जिस्ट करें। अच्छा, एसक्यूएल एंड द डायग्नोसिस इन द मेंटल रिटार्डेशन। एसक्यूएल जो थे वो हमारे पास
19वीं सदी के कह लेंगे फिजिशियन भी थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे और टेस्टर भी थे। उन्होंने जो था उन्होंने जो टर्म इंट्रोड्यूस करवाई या उन्होंने जो अपनी वर्किंग की उन्होंने किया कि परसीव द डिफरेंसेस बिटवीन द मेंटल रिटार्डेशन एंड द मेंटल इलनेस। मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस इन दोनों टर्म्स पे उन्होंने अपनी वर्किंग को स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि जो मेंटल रिटार्डेशन के लोग हैं वो किस तरह से परसीव कर रहे हैं, मेंटल इलनेस के जो लोग हैं वो किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, उनका क्या सोसाइटी पे उनकी पर्सनैलिटी पे इम्पेक्ट है। अच्छा जी 1772 से 1840 तक जो था वो फर्स्ट एक ही फार्मूला जो था वो उसको यूज़ किया जाता था, वो था डिफरेंस इन द राइटिंग। मीन्स कि आपके पास मेंटल इलनेस जो है और मेंटल रिटार्डेशन जो है इसका डिफरेंस जो था वो राइटिंग की बेस पे किया जाता था। हम इसको यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, सिर्फ डिपेंड नहीं करना, जस्ट रिलेट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हाउस ट्री HTP जो हमारे पास टेस्ट है, हाउस ट्री एंड द पर्सन टेस्ट। अब उसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजिकली इल होते हैं, हम थोड़ा मेंटली डिस्टर्बेंस चल रही होती है, हम उनसे ड्राइंग करवा लेते हैं। वो एक ड्राइंग आर्ट टेस्ट में आ जाता है। इसी तरह से इस दौर में डिफरेंशिएशन के लिए राइटिंग को यूज़ किया जाता था। ही प्रपोज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। उन्होंने पहला एक इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाना शुरू कर दिया कि कौन से लोग इस क्राइटेरिया में लाई करेंगे, कौन से जो हैं वो हमारे पास मेंटल इलनेस या रिटार्डेशन में एग्जिस्ट करेंगे, और रिटार्डेशन या इलनेस में कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि लाया करेंगे, हम उनकी बेसिस को डिफरेंशिएशन की तरफ लेके चलेंगे। उसमें उन्होंने जो था लैंग्वेज स्किल्स को भी यूज़ किया, और लैंग्वेज स्किल्स जो थी उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल्स एक साइड की बात है ना। सबसे पहले हम ये कि हम कन्वे अपनी फीलिंग्स से, अपने इमोशंस को किस तरह से, अपने थॉट पैटर्न्स को अपने अल्फाज में बयान करेंगे। तो ये चीज़ें थी जो कि उसको अपने दौर में उन्होंने अबूर हासिल किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फिगविन। फिगविन की जो वर्किंग थी वो थी एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल विद द मेंटल रिटार्डेशन। फिगविन ने जो था उनकी स्टडी की तरफ मूव किया कि अगर हम मेंटली रिटार्डेड जो स्टूडेंट्स हैं, ये अडल्ट हैं, लोग हैं, उन पर वर्किंग करें, उनको एजुकेट करें, उनका जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियरल डोमेन पर वर्किंग करें, तो वो किस तरह से इम्प्रूव करते हैं। तो वर्किंग स्किल्स के साथ साथ इनमें भी इम्प्रूवमेंट या इनमें भी चेंजेस देखी गए। इन्फ्लुएंस ऑफ द बाइनर्ट्स अर्ली रिसर्च ऑन हिज टेस्ट। अब बाइनर्ट ने अपने ही टेस्ट पे किस तरह से रिसर्च की। बाइनर्ट का अल्फ्रेड बाइनर्ट जो थे, इन्होंने अपना टेस्ट 1857 से 1911 तक जो था इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। उन्होंने मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट के नेम से उसको प्रॉपर जो अनाउंसमेंट था, जो उसकी एग्जीबिशन थी, वो उन्होंने 1905 में 1905 में उसको इंट्रोड्यूस करवाया, जबकि उनकी वर्किंग जो थी वो 1857 से 1911 तक उन्होंने इस पर वर्किंग की, और अपनी वर्किंग को ख़त्म करते हुए 4 साल तक मज़ीद वर्किंग की, और 1905 में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट। और उसमें उन्होंने देखा कि वो हमारी इंटेलिजेंस जो है, हमारी इंटेंशंस जो हैं, हमारा ये सारा सिस्टम जो है वो हम किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा एक वो इनिशियल हमने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया। पहले जस्ट हमने एक बैटरी बनाई, बैटरी में इम्प्रूवमेंट लाते हुए हमने ब्रेस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया। ब्रेस इंस्ट्रूमेंट में किस तरह से हमारे पास चेंजेस है, किस तरह से हम मॉडिफिकेशन की तरफ मूव किए, और मूव करते करते हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज थी रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, हमने उसको किस तरह से पॉइंट आउट किया। हर टर्म का अपना एक दौर गुजरा, उस दौर में रहने वाले लोगों के बिहेवियर, उनके सिम्टम जो थी वो डिफरेंट थी, और उन्हीं को परसीव करने के साथ साथ इम्प्रूवमेंट की तरफ एक मॉडिफाइंग टर्मिनोलॉजीज जो थी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इंट्रोड्यूस करवाने के साथ साथ उसके ऊपर बेहतर वे में वर्किंग को भी फोकस किया गया। बाइनेट एंड टेस्टिंग फॉर द हायर मेंटल प्रोसेसेस। बाइनेट ने जो इंटेलिजेंस टेस्ट पे वर्किंग की उसको हमने किस लिए, किस पर्पस के लिए और किस तरह से यूज़ करते हैं, आज हम इसे और फर्दर जो मॉडिफिकेशन हुई हमारे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हम उसको देखेंगे। अच्छा जी, बाइनर का जो मेन पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन था वो ये था कि जो इंटेलिजेंस है उसको हम हायर साइकोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं उसके थ्रू जो है वो बेटर वे में मेजर कर सकते हैं, जबकि जो हमारे सेंसरी प्रोसेसेस हैं और हमारा जो रिएक्शन टाइम है, मींस के हायर मेंटल प्रोसेसेस को हम
अगर मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो नेक्स्ट पर्सन है या पेशेंट है या क्लाइंट है, जो भी है, स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, इंटेलिजेंस है, वो किस पॉइंट पे लाई कर रही है। अच्छा जी, बाइनेट एंड साइमन जो थे, उन्होंने एक टूल प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के लिए जो था एक टूल को प्रिपेयर किया, और उसको उन्होंने उसमें जो पॉपुलेशन साइज़ था वो थे सिलेक्टिंग चिल्ड्रन, ठीक है, और उनकी जो स्पेशल प्लेसमेंट थी स्कूल्स में, उन्होंने इस पे वर्किंग की और उसको उनकी ज़रूरियात के अकॉर्डिंग वो उसे लेके चले। उसके साथ जी उनका जो अरोज़ल था वो बहुत इसको जो इन्होंने बच्चों पे काम किया, बल्कि स्कूल स्टूडेंट्स पे जो वर्किंग की उसमें उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाव मिला, बहुत ज़्यादा तरक्की मिली। लेकिन ये जो स्केल था इनका, ये जो है थोरली सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटेलिजेंस जो थी उसी को ही मेज़र कर रहा था, उसके अलावा कोई और पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं था। तो उसका जो पर्पज़ था कि सिर्फ़ इंटेलिजेंस को मेज़र करें, उसका ये था कि इंटेलेक्चुअल बेसिस पे जो चिल्ड्रन हैं, जो अवाम है, उसको क्लासिफ़ाई किया जाए, कि उसको सेपरेट किया जाए, उसकी ग्रेडिंग की जाए, ना कि सिर्फ़ उसी को मेज़र किया जाए। द रिवाइज़ स्केल्स एंड द एडवेंट ऑफ आईक्यू, इंटेलेक्चुअल क्वोटिएंट। अच्छा जी, 1908 में जो बाइनेट और साइमन थे, उन्होंने अपना जो रिवाइज़ स्केल था, जो कि 1905 में इन्होंने डेवलप किया, उसको अपडेट किया, और उसके साथ-साथ उन्होंने जो इंट्रोडक्शन ऑफ द कांसेप्ट ऑफ द मेंटल लेवल जो था, उसको भी इम्प्रूव किया। मीन्स कि जो मेंटल लेवल प्रोसेसेस हैं, वो किस तरह से इम्प्रूव करते हैं, उनमें क्या-क्या एक्टिविटीज़ और कौन से ऐसे क्लूज़ एग्ज़िस्ट करने चाहिए, उस पे मज़ीद वर्किंग करके उसको अपडेट कर दिया गया। और ये जो आइडिया था, इसको मोनूमेंटल डेवलपमेंट जो थी, इसका जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है वो था इंटेलिजेंट टेस्ट, और इसको जो है वो लेके चले हैं कोई 20th सेंचुरी तक, और वो जो 20th सेंचुरी का जो ईरा था, उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली मेंटल एज के नाम से। मीन्स के हमारी जो 20वीं सदी थी उसको मेंटल एज के नाम से रिप्रेजेंट किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? क्योंकि इंटेलिजेंस को और उसकी करैक्टरिस्टिक्स को क्लासिफिकेशन के लिए भी मेजर किया जा रहा था, और उनकी अपग्रेडिंग के लिए भी। टेस्टिंग फ्रॉम द अर्ली 90s टू द प्रेजेंट। 19वीं सदी जो थी, वहाँ से उसको टेस्टिंग को ज़्यादा अरूज मिलना शुरू हुआ। वो अपने तरक्की के जो मराहिल थे वो बतदरीज तय करने लगी, और आज तक जो था इंटेलिजेंस को अगर हम लेके चलें तो, और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को भी साथ में लेके चलें, तो स्टिल जो है वो अपडेशन आ रही हैं, और उसमें वेरिएशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो बाइनर का मेंटल टेस्ट था, उसमें साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने देखा कि जो इन्वेंशंस हैं उनका बहुत अच्छा जो है असरात है, उनको उन्होंने डिफरेंट जो सेगमेंट है हमारी सोसाइटी में, लाइक हम सोशली किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारे स्टडी में क्या, हमारी कॉलेज लाइफ, हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ, प्रैक्टिकल के दौरान क्या है, हम खेलने के दौरान हमारी इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह से वर्किंग कर रही है, और इसके अलावा अगर हम पे कोई मेंटली तौर पे हम अपसेट हैं या रिलैक्स नहीं हैं, तो उस ड्यूरेशन में अगर हम अपनी इंटेलिजेंस को देखें तो वो किस तरह से एग्जिस्ट कर रही होती है। द प्रोविजन ऑफ द टेस्ट डेवलप इन अर्ली इन द 20th सेंचुरी। अब उन्होंने क्या किया कि जो उनका 20वीं सदी में जो टेस्ट है उसके साथ उन्होंने उसको मर्ज करना शुरू किया, और जो भी उनकी करेक्टरिस्टिक्स थी उसको टेम्परेरी तौर पर जो है उन्होंने टेस्ट का एक नाम दिया, और जो पॉइंट्स उसमें से एग्जिस्ट कर रहे थे उसको एज अ टेस्टिंग के तौर पर उन्होंने उसको मेजर करना शुरू कर दिया क्लूज की बेस पे। अर्ली यूज एंड अब्यूसेस। अब जबकि उन्होंने टेस्ट को बना लिया और उसको देखने के लिए कि ये गुड है या बैड है, तो उसके यूज़र अब्यूज़ जो थे उसको यूनाइटेड स्टेट में देखा गया। फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द बाइनेट साइमन स्केल जो था उसको सबसे पहले जो है यूनाइटेड स्टेट में इम्प्लीमेंट किया गया, उसकी ट्रांसलेशन की गई, और उसमें जो एक्सपर्ट थे उन्होंने सिर्फ इंटेलिजेंस जो टेस्ट है उनको यूज़ किया, ताकि वो किसी भी इंसान की या जो भी है उसकी इम्पेयर्ड जो इंटेलेक्ट है उसको मेजर कर सकें, उसको देख सकें कि वो किस लेवल पे लाई कर रहे हैं। उसके साथ-साथ इनका यकीन था कि जो इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैं, उनको अगर हम सेपरेट कर देंगे, और सेपरेट करने का मतलब ये है कि अगर उनको एक प्रॉपर हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाए, नॉर्मल स्टूडेंट चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग, तो वो उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं। मेंटली तौर पर उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी तो उनका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, वो भी इम्प्रूव होंगी। द बाइनर साइमन इमिग्रेशन। अच्छा जी, इसमें उन्होंने बताया कि जो गोडर था उसने विज़िट किया आइसलैंड को, और वहाँ पे उसने लोगों को
इंसिस्ट किया कि वो जो है बतदरी जो पॉइंट्स हैं या चंक्स की सूरत में हैं, फिजिशियन वो इमिग्रेशन जो सर्विसेज हैं उसमें स्टाफ को हायर करें कि वो लोगों की आने वाले लोगों की जो इंटेलिजेंस है उसको मैयर कर सकें, और मैयर करने के साथ वो उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि उनका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो किस एरिया में वर्किंग के या किस एरिया में रहने के काबिल हैं, और किस तरह से वो उस एरिया के अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, गोडर जो था वो एक स्कॉलर भी था, और उस अपने स्कॉलर ही उसी आलमी जो व्यूज़ थे उसके जो पॉइंट्स थे उसको जो था उसी के ज़ेरे असर उसने सोशल आइडियोलॉजीज़ जो थी उसको पेश करवाया। सोशल आइडियोलॉजीज़ यही थी कि हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से इम्प्रूव करते हैं इंटेलिजेंस को लेके। कि हम देखेंगे जो भी अनहेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं लाई कर रही हैं, हम उसको किसी भी तरह से मिनिमाइज़ कर सकें, और जो हमारे पास हेल्दी पॉइंट्स हैं हम उसको किस तरह से प्रमोट कर सकें। लाइक अगर हम इसमें ज़्यादा दूर ना जाएँ तो हम इसमें हेल्दी इन्वायरमेंट में ले लेंगे फ्रेंडशिप, ठीक है? हमें कितना जो है कम्युनिकेशन गैप जो है हम उसको कितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही अच्छा जो है हम एक-दूसरे को फीडबैक देते हैं। जो मशवरा कह लें कि वो पॉइंट्स आगे जाते हैं और कन्वर्सेशन अच्छी होगी, एक-दूसरे तक ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं वो अच्छे वे में पहुँचेंगे, तो आपके पास सोचने के लिए, इंटेलेक्चुअली बिहेव करने के लिए बहुत सारे जो क्लूज़ हैं वो एग्ज़िस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। टेस्टिंग फॉर द गिफ्टेडनेस लेटेस्ट स्टेटर जो हैं, अच्छा जी, हॉलिंगवर्थ जो थे उन्होंने वर्किंग की और उन्होंने जो एक आईक्यू जो था टेस्ट उसको यूज़ किया जो कि गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि ये वो बच्चे हैं जो कि उन नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ सकते, उनके जैसा प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती हैं। तो प्रॉपर जब रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो उनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं या इंटेलिजेंस है, ज़हानत हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि उन्हें वैसे अप्रूवल सोशल अप्रूवल नहीं मिलता है। बच्चों के साथ अपनी क्लास के साथ वो वैसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इन लोग बच्चों के लिए ज़रूरी है कि हम उनको एक स्पेशल एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करें, और स्पेशल एनवायरनमेंट में उनके लिए स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए। लाइक हमारी मोटर स्किल्स आ जाएंगी, हमारी सेंसरी स्किल्स आ जाएंगी। मोटर स्किल्स के आपने अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी मूवमेंट को किस तरह से बैलेंस करना है, सेंसरी से रिकॉर्डिंग कोई भी इवेंट या कोई भी सिचुएशनल रिस्पॉन्स स्टिमुलस मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपने आपने मीन्स के हमारे जो स्पेशल या गिफ्टेड जो चिल्ड्रन हैं उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है प्रॉपरली। उसके साथ साथ उसने जो था साइंस ऑफ आईक्यू टेस्टिंग जो थी उसको और इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने के साथ साथ जो थे विड्रॉल्स जो थे उनको मिनिमाइज़ किया, और जो गुड पॉइंट्स हैं उनको डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के लिए और इम्प्रूव करने की कोशिश की। स्टैनफोर्ड जो बाइनट हैं उन्होंने अर्लीमेंट हिस्ट्री ऑफ द आईक्यू जो थी उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया विद द पैसेज ऑफ टाइम। बहुत सारे टाइम से जो था वो इसको रिवाइज करा था। लाइक 1857 में अगर उसने इसकी बुनियाद रखी, मिलकर स्टार्ट किया, वर्किंग टेस्ट बनाया, एक बैटरी जो थी उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उसको लेके चलता रहा, अपग्रेडेशन जो थी वो हुई, और 1916 में जो है उसने इसको अपडेट जो रिवीजन थी अपने टेस्ट की जो कि 1857 में इंट्रोड्यूस करवा चुके हुए थे उसको अपडेट किया, उसको रिवाइज किया, और उसमें देखा कि कौन से ऐसे सब्सटेंशियल रिवीजन हैं या पॉइंट्स हैं मीन्स के सिक्वेंशियल, वो उसको लेके चला, और उसको सारी स्टेटमेंट्स तो नहीं लेकिन चंद एक जो थी उसको इम्प्रूव किया, उसको रिवाइज करके अपडेट जो फॉर्म थी उसको अपने टेस्ट में इन्वॉल्व कर दिया, और उसकी वर्किंग को मेजर किया वेरियस एरियाज़ में। और यही जो प्रोसेस था ये कई सालों तक चलता रहा। अच्छा जी, ग्रुप टेस्ट एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द WWI आर्मी रिक्रूटमेंट। अच्छा, जब हम आर्मी में रिक्रूटमेंट होती है तो उनकी स्पेशल टेस्टिंग होती है। उनकी जो स्पेशल टेस्टिंग होती है वो भी आपके IQ लेवल जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। वहाँ पे जो है सबसे पहले उन्होंने जो टेस्ट की इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट की फ्रांस से, और उसमें उन्होंने देखा कि जो स्लो कैचिंग है और जो रिस्पॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग अर्ली जो वर्जन्स हैं उसको किस तरह से प्रॉपरली यूज़ किया जाए, अपनी लैब में उसको बाय हैंड वे में रखा जाए या उसको यूज़ किया जाए प्रॉपरली। उसके साथ उन्होंने बताया कि जो स्लो पेस ऑफ द डेवलपमेंट है इन ग्रुप टेस्टिंग पिक्ड अप ड्रामेटिकली एज अ यूनाइटेड स्टेट एंटर्ड इन द WWI वर्ल्ड वार जो वन थी
उन्होंने देखा कि जैसे वर्ल्ड वार वन में हम लोग एंटर हुए या उस इरा में एग्जिस्ट कर रहे थे, तो जो भी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है उसको किस तरह से लैब में प्रॉपर वे में यूज़ किया जाए, उसको क्लासीफाई किया जाए। क्लासीफाई करने के साथ साथ उन पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाई जाए जिन पे मज़ीद वर्किंग की ज़रूरत थी। उसमें जी वर्ल्ड वार जो वन थी उसमें रॉबर्ट यर्क्स जो थे, उसने भी यूएस की जो गवर्नमेंट है उसको कन्विंस किया, और उसमें जो था आर्मी की जो रिक्रूटमेंट हो रही थी उनके जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमास थे और इंटेलिजेंस जो पॉइंट्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक स्पेशल जो है क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया, और उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट को इंट्रोड्यूस करवाते करवाते उनको असाइनमेंट देना जो थी, वर्किंग उनके प्रॉपर जो टास्क थे वो देना स्टार्ट किए, ताकि जो अल्फा और बीटा आर्मी के हैं कैटेगरीज हमारे पास उनको सेपरेट किया जाए और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको प्रमोट किया जाए। अब हमारे पास अल्फा और बीटा जो आर्मी ग्रुपिंग है उसको हम किस तरह से एग्जामिन कर पाएंगे। अच्छा जी, अल्फ़ा जो हमारे पास ग्रुप है उसमें हम डिफरेंट किस्म के 8 जो वर्बली लोडेड टेस्ट हैं उनको हम यूज़ करते हैं, और उनके हाई फंक्शनिंग जो है के अकॉर्डिंग उसको हम देखते हैं। मीन्स के जो अल्फ़ा हमारे पास ग्रुप आ जाएगा उसमें हमने वर्बली पॉइंट्स जो हैं या चंक्स जो हैं जो कैटेगरीज हैं हमने वो यूज़ करनी है। और जो हमारे पास बीटा आ जाएंगे, बीटा में हम नॉन वर्बल जो है रिक्वायरमेंट या वर्किंग करते हैं, नॉन वर्बल में वो लोग आएंगे जो कि एजुकेटेड नहीं होते हैं, और अल्फ़ा में वो लोग आएंगे जो कि एजुकेटेड होंगे। उनका एक प्रॉपर टास्क जो है एक आप क्या कह सकते हैं जी, एक क्लासिफिकेशन कह लें या एक प्रॉपर जो है, जैसे हमने एडमिशन लेना होता है ना, तो हम उसके लिए हमें एक वो क्राइटेरिया, एक स्पेशल जो क्राइटेरिया है उसको सेट कर दिया। इस तरह से अल्फ़ा के जो ग्रुप के लोग होंगे आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें हमने वर्बली जो पॉइंट्स हैं या जो वर्किंग है वो करनी है, और जो हमारे पास बीटा ग्रुप आ जाएगा उसमें हमने नॉन वर्बली वर्किंग जो है वो करनी है, उसको एग्जामिन करेंगे, और यहाँ पे वो लोग एग्जिस्ट करेंगे जो कि एजुकेटेड नहीं होते हैं। इस तरह से जो आर्मी थी उसके जो ग्रुपिंग है वो की गई और उसको सेपरेट किया गया, और उनकी जो मेंटल एबिलिटी है और उनकी जो भी रिस्पॉन्सिव पोजीशंस हैं, कितना टाइम और कितना रिएक्शन टाइम यूज़ किया गया किसी भी क्वेश्चन या एक्टिविटी को लेकर, उसको मैयर किया गया और उसकी बेस पे उनको सेपरेशन करके इनकी क्लासिफिकेशन को प्रमोट किया गया। अर्ली एजुकेशनल टेस्टिंग जो थी इसको 1930 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इस पर जो वर्किंग है वो यर्क्स ग्रैंड की है। उन्होंने बताया कि आर्मी जो रिक्वायरमेंट है उसमें हम किस तरह से हेल्प आउट उशर ग्रुप के ज़रिए और उस ग्रुप को उस दौर में किस तरह से अरूज मिला, और उसकी वर्किंग जो है ऑब्जेक्टिवली कितनी एफिशिएंट जो थी, पहले से बहुत ज़्यादा जो है उसको एफिशिएंट कंसीडर किया गया, और उसकी वर्किंग को अप्रिसिएशन जो थी वो गवर्नमेंट की तरफ से भी रिसीव हुई, और उनके रिजल्ट जो थे वो भी इम्प्रूव थे। द डेवलपमेंट ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छा जी, डेवलपमेंट ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट वो होते हैं जिसमें हम किसी भी शख्स की एबिलिटी, उसका जो इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं उसको मेजर करते हैं। अब वो जो हम किस तरह से मेजर करते हैं इस पर वर्किंग जो थी 1930 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, और उसमें जो थी ये स्कोरिंग वो मशीन के थ्रू की जाती थी। मशीन के थ्रू किस तरह से, मीन्स के कोई कंप्यूटर टेस्ट ले लिए गए होंगे, एमसीक्यूज जो थी या स्टेटमेंट जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, और उसके थ्रू जो है उनकी एजुकेशनल प्रोसेस लाइक हम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, हर डिपार्टमेंट का जो है वो अपना टेस्ट क्रिएट उन्होंने किया था उसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसमें स्पेसिफिक जो है क्वेश्चंस कह लें या एमसीक्यूज वो लाए कर रही होती हैं, स्टेटमेंट जो लाए कर रही होती हैं उसी के अकॉर्डिंग उनकी मार्किंग की जाती है, और मार्किंग के अकॉर्डिंग जो है उनको एजुकेशनल डिफरेंसेस या डिपार्टमेंट में लाए करवा दिया जाता है कि ये जो है यहाँ पे एडमिशन मीन्स कि आपका मेरिट लिस्ट में, इस मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, इस डिपार्टमेंट में या इस डिसिप्लिन में आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट को किस तरह से और किस लिए डेवलप किया गया, उसमें जी हम अगेन एबिलिटी जो है उसको मेजर करते हैं, और उसमें हमारा जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसको हम किस तरह से और किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं उस सारे पॉइंट पे उसकी वर्किंग की गई, और वो वजूहात जिनके लिए इसका यूज़ होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसको भी डिफ्रेंशिएट किया गया और उसको प्रमोट किया गया, ताकि इन एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम इस टेस्ट को बेटर वे में यूज़ कर सकें।
स्टैटिस्टिकल आ जाएगा इसमें। सबसे पहला पॉइंट्स स्टैटिस्टिकल जो है उसमें हम एनालिसिस करते हैं और हम बताते हैं कि हमारा जो एप्टीट्यूड है वो प्राइमरी तौर पर किस तरह से इंट्रोड्यूस या इंटरेक्ट हो रहा है, और अगर हम उसको सेकेंडरी तौर पर लेके चले तो वो किस तरह से इंट्रोड्यूस का। सबसे पहले स्टैटिस्टिकली जो रिसर्च है वो 1930 में हुई थी, और उसके बाद वैसे इम्प्रूवमेंट जो है वो रिसर्च में नहीं दिखाई गई। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास सोशल पॉइंट। सोशल में क्या है कि एब्सेंस ऑफ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मीन्स के उसमें कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो थी उसको नहीं देखा गया। प्रैक्टिकल मीन्स के जैसे हम प्रीवियस पॉइंट में हमने देखा स्टैटिस्टिकल में कि हम मशीनरी के थ्रू उसको मेजर कर रहे हैं, हम देखें, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं था। इसको ऐसे ही रखा जैसे वर्ल्ड वॉर जो 2 है वो हुई, और इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि जो भी हमारे पास लोग हैं उनको हम स्पेशलाइज्ड और कुछ डिफरेंशियल तौर पर जो है हम उनको टास्क दें, कुछ ऐसे क्रूज जो है उनके लिए क्रिएट करें ताकि वो उनसे गुजरते हुए अपने पॉइंट पे जो है, अपने सक्सेस पॉइंट जो है या अपने अचीवमेंट पे पहुंच सकें। नेक्स्ट हमारे पास है जो पर्सनैलिटी एंड वोकेशनल टेस्टिंग आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। अच्छा जी, पर्सनैलिटी एंड वोकेशनल टेस्टिंग। पर्सनैलिटी ऑब्वियसली वर्ल्ड वार हुई है तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज जो थे वो लाइक किए गए, बहुत सारे सोमेटिक जो थी उनको भी देखा गया, बहुत सारे स्वेयर जो इश्यूज थे उनको भी देखा गया। इन सब पॉइंट्स के या सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटीज ना सिर्फ आम लोगों की डिस्टर्ब हुई, बल्कि जैसे हमने देखा है कि आर्मी और बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे हाई प्रोफेशनल जो लोग थे, क्वालिफाइड थे, वो लोग भी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हुए, उनमें भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो थे वो एग्जिस्ट हुई। और उन्हीं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो था उनमें साइकोन्यूरोसिस की सिम्टम्स जो हैं या पॉइंट वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करने लगे, और न्यूरोसिस को इम्प्रूव करने के लिए अगेन टेस्टिंग की तरफ मूव किया गया। टेस्टिंग की तरफ मूव किया गया तो उनकी क्लासिफिकेशन को जो था वो व्यू पॉइंट में रखते हुए, लाइक हमने जैसे DSM को ले लें तो DSM में वेरियस पॉइंट के थ्रू कि एंजाइटी है तो एंजाइटी में कौन कौन से डिसऑर्डर आएंगे उनको स्पेसिफाई किया गया है। अगर एडिक्ट्स हैं उनमें कौन कौन से जो डिसऑर्डर्स हैं, लाइक वो डिप्रेसेंट हैं, वो स्टिमुलेंट हैं, वो क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन को प्रॉपर वे में कर दिया गया। इसी तरह से उस दौर में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 जो भी साइकोन्यूरोसिस सिम्टम्स थी उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वेरियस डिफ्रेंशिएशन या क्लासिफिकेशन जो थी उसको कर लिया गया, और उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट के लिए नेक्स्ट रिकमेंडेशन जो थी वो की गई, और उसको रैंडम जो रिस्पॉन्स पैटर्न थे उनको यूज़ किया गया। मीन्स के वेरियस टास्क आप कह लें या जो है इंटरवेंशन प्लान जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, और उनका इफेक्ट देखा गया कि किस शख्स पे कौन सा जो इंटरवेंशन प्लान है वो ज़्यादा, या किस डिसऑर्डर पे इंटरवेंशन प्लान जो है वो अच्छा वर्किंग कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्पेसिफिकेशन और क्लासिफिकेशन कर दी गई और उसको प्रमोट किया गया। ओरिजिन ऑफ द प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव जो टेस्ट है उसमें रोस्टर इंक बॉल जो है टेस्ट उसको बहुत ज़्यादा वो अप्रूवमेंट मिली, बहुत ज़्यादा उसमें स्टिमुलेशन देखी गई कि उसको स्टिल अभी तक यूज़ किया जा रहा है। उसमें हमारे विजुअल जो काव्स हैं वो किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ द इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज। अच्छा जी, जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने देखा कि जो काउंसलिंग या गाइडेंस है वो हम नॉर्मल लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के आफ्टर वर्ल्ड वार 1 और 2 जो भी हमारे पास साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल इश्यूज जो थे उनको देखा गया, उनमें अफेक्टेड लोगों के साथ तो वर्किंग की गई, लेकिन जो नॉर्मल लोग थे उनके बिहेवियर को, उनके पर्सनैलिटी को मेंटेन रखने के लिए उनकी भी काउंसलिंग जो थी वो की गई, और काउंसलिंग के साथ साथ उनके लिए इंटरेस्ट इन्वेंट्री जो थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, और उसमें जो थोर्नडाइक जो थे उनका जो वे ऑफ टेस्टिंग था उसको देखा गया। और इसी तरह से थोरंगडाइक से चलते हुए हमारे पास स्किनर और नेक्स्ट जो विलियम वॉट की जो भी हमारे पास है वो नेक्स्ट प्रमोट होती गई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो थी, और उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम मजीद मॉडिफिकेशन करते हुए स्टिल हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को प्रैक्टिकली भी यूज़ करें, हम उसको वर्बली भी लेके जा रहे हैं, हम उसको नॉन वर्बली जो है उस वे से भी हम उसको मेजर करें। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्लूज थे जिसको हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन उसकी वर्किंग को किस तरह से इम्प्रूव किया गया बाय क्लासिफिकेशन। जब तक हमारे पास प्रॉपर वे में क्लासिफिकेशन नहीं होगी हमें नहीं पता चलेगा कौन सी सिम्टम कौन सा डिसऑर्डर किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, किस लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसको प्रॉपर और एग्जैक्ट वे में जो है वो मेजर नहीं कर पाते, नहीं कर सकते कभी भी। तो आपकी क्लासिफिकेशन, आपका नॉलेज, आपके स्किल्स, आपकी जो मेजरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं आपके साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे।